अब्बा नामा। तहरीर निशात यास्मीन खान। आवाज आरिफ बाहलीम। अम्मा नामा मुकम्मल करने के बाद जब हमने अब्बा नामा लिखने का इरादा किया तो अंदाजा हुआ कि जितना अब्बा नामा था वो तमाम का तमाम अम्मा नामा में समा चुका है। क्योंकि हम हमेशा से अब्बा मियाँ के ग्रुप में शामिल रहे हैं तो कुछ न कुछ अब्बा मियाँ तक अम्मा के अलावा हमारी भी रसाई रही है। अगर आप अम्मा नामा पूरा पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि अब्बा मियाँ तक रसाई हासिल करने वाला मामला क्या है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो हम बताए देते हैं कि अब्बा मियाँ एक ऊंची जगह खड़े हैं और अगर किसी को उन तक पहुंचना है तो उसे सीढ़ी की जरूरत होगी और वो सीढ़ी अम्मा है। कुछ हुआ यूं कि जब अम्मा की अब्बा से शादी हुई थी उस वक्त अब्बा मामूली से आदमी थे। अम्मा से शादी होते ही वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते गए और सारा क्रेडिट अब्बा की मेहनत से ज्यादा अम्मा की किस्मत के हिस्से में आया। अब्बा मियाँ ठहरे अपने खानदान के वाहिद कामयाब इंसान और खानदान में माशाल्लाह अम्मा, अब्बा, चाचा, ताया, फुप्पी, खाला, बहन भाइयों, भतीजा, भतीजी, भाई और भाभियों समेत 150-200 लोग तो करीब तरीन होंगे। बाकी जरा दूर परे के अलहदा से गिन लो। ऐसे में अम्मा का कदम फूंक फूंक कर रखना लाजमी था। हर शख्स ने ही अब्बा मियाँ से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। अब अम्मा बेचारी ये ना करती तो क्या करती। अब कोई ये ना समझ ले कि खुदा न खास्ता हमारी अम्मा के अपने ससुराल से ताल्लुकात कशीदा हैं। माशाल्लाह उनकी हैसियत अपने ससुराल में VIP जैसी है। शादी ब्याह, मेहंदी, मायूं, मिलाद, खतना, अकीका, खुशी का मौका तो एक तरफ, खुदा ना खास्ता कहीं मैयत भी हो जाए तो जब तक अम्मा ना पहुंच जाए मैयत नहीं उठाई जाती। हर मौके पर अम्मा हस्बे हैसियत नहीं हस्बे तवक्को देना दिलाना भी करती रहती हैं। कोई बीमार हो तो सबसे पहले मिजाज पुरसी को जाती हैं क्योंकि उन्होंने अब्बा मियाँ को हर फिक्र से आजाद कर रखा है। इसीलिए खानदान में उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं होती। अब कोई अम्मा की नेक नियति को कुछ भी समझे, अब्बा मियाँ तो उनकी बहुत कदर करते हैं। छुट्टी का दिन था। अब्बा मियाँ बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अम्मा बावर्ची खाने में दोपहर का खाना पकाने की हिदायत दे रही थी कि गेट पर एक फड़फड़ाता हुआ रक्षा आकर रुका। लगता था आखिरी दमों पर है क्योंकि लांडी से सीधा यहां आ रहा था। रक्षे से पसीने में शराबूर झुंझलाए हुए अब्बा मियाँ के चचाजान बरामद हुए। घर में एकदम हलचल सी मच गई। वो रक्षे वाले, चौकीदार और आसपास के लोगों को सलावातें सुनाते हुए सीधे अब्बा मियाँ के गले आ लगे और कहने लगे, अच्छा हुआ मियाँ आज तुम मिल गए, वरना हम तो तुम्हारी शक्ल को तरस गए थे। 15 दिनों से बिस्तर से लगे हुए थे, तुम एक बार भी नहीं आए। अब्बा मियाँ मिनमिनाए, चचाजान बेगम तो आपकी मिजाज पुरसी को गई थी ना, मैं भी आता मगर एक जरूरी काम में फंसा हुआ था। चचाजान जरा गर्म होते हुए बोले, दुल्हन गैर हैं, तुम तो हमारे अपने हो, तुम्हारी बात और थी। 2 घड़ी को आकर खड़े हो जाते तो जान में जान आ जाती। अब खैर से हम खुद आ गए हैं, तुमसे एक जरूरी काम था। वो अपनी जेबों में कुछ तलाश करने लगे। अब्बा मियाँ को अंदाजा हो गया था कि बावर्ची खाने में मौजूद अम्मा के कानों तक चचाजान की आवाज बासानी पहुंच चुकी होगी। उन्होंने चचाजान को समझाते हुए कहा, बेगम बेशक दूसरे खानदान से हैं मगर हमारे खानदान में आकर हमारी अपनी हो गई हैं। किस खुलूस से हमारे खानदान वालों का ख्याल रखती हैं। चचाजान कुछ ऊंचा सुनने लगे थे और अपने आगे वैसे भी किसी की सुनते कहां थे। अब्बा मियाँ की बात कुछ पल्ले पड़ी कुछ ना पड़ी। खतरे का इदराक किए बगैर भतीजे की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गोया हुए, मियाँ खून फिर खून होता है, कुछ दे न दे उसका खाली हाथ भी बहुत होता है। और दुल्हन कौन सा अपनी जेब से कुछ दे दिला रही हैं। तुम जो दिन रात मेहनत करके ढेरों कमा रहे हो उसमें से चंद छींटे हम पर भी उड़ा देती हैं। सगे चचा हैं, तुम पर बहुत हक है हमारा। वो फिर अपनी जेबों में कुछ तलाश करने लगे। अब्बा मियाँ बोले, चचाजान वो बेगम वो कहते कहते रह गए मगर चचाजान की गाड़ी जो लाहौर से छूटी तो कराची आकर रुकी। मगर वो अम्मा की बर्दाश्त। इतना कुछ सुन लेने के बावजूद होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बावर्ची खाने से निकली। नौकर को नाश्ता लाने की हिदायत देते हुए झुककर चचाजान को सलाम करके सामने आ बैठी। उन्हें यूं अपने सामने पाकर चचाजान की मुंह में और दिल की दिल में रह गई। जेब में अटका हाथ खाली वापस आ गया। चचाजान की आवाज किसी गार के आखिरी सिरे तक पहुंचने वाली आवाज की तरह मध्यम से मध्यम तर होती चली गई। जीती रहो दुल्हन, खुश रहो, आबाद रहो।
कैसी हो दुल्हन, कहां थी? उन्होंने अपनी आवाज में मुमकिना हद तक मिठास भरते हुए पूछा, जैसे अम्मा के बगैर उनकी रूह तड़प रही थी कि अब निकली कि तब निकली। और अब्बा मियाँ का यह हाल कि कभी आ भर के चचाजान को देखते, कभी हसरत से बेगम की तरफ देखते, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती, और चचाजान की तरफ से चलाया गया तीर ठीक अम्मा के दिल पर जाकर लगा होगा। मगर वाह वाह हमारी अम्मा, वो ससुराली रिश्तेदारों को जबान से मारने की कायल नहीं है, वो खिला पिला कर जिबा करने की कायल है। फौरी तौर पर नौकर के हाथों लाया हुआ नाश्ता चचाजान की प्लेट में डालते हुए बोली, ये गुलाब जामुन ले, घर की बनी हुई है। चचाजान की शुगर के मरीज होने की वजह से घर में पाबंदी लगी हुई थी। मौका मिलते ही एक के बाद दूसरी फिर तीसरी गुलाब जामुन मुंह में ठूंसते जा रहे थे। उनके मुंह से हूं हूं के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। अम्मा तो यही चाह रही थी कि उनका मुंह गुलाब जामुनों से भर दें। इसी दौरान अम्मा ने अपना बयान भी जारी रखा। अब क्या बताऊं चचाजान, घर में थी और कहां होंगी। सवेरे से जो बिस्तर छोड़ती हूं तो कहीं रात जाकर नसीब होता है। इस दौरान कहीं ना कहीं आना जाना भी लगा रहता है। अब हमारे ससुराल में सभी बुजुर्ग हो गए हैं। आज मामू बीमार हैं, कल खाला, पिछले दिनों ताई जान बीमार थी। रोजाना अस्पताल का चक्कर लगता है। 15 दिनों से आप बीमार पड़े थे तो हर दूसरे दिन आपकी तरफ जाना हो जाता था। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई अपना बीमार हो और इंसान शर्मा हुजूरी में एक बार जाकर झांक ले, दोबारा खबर ही न ले। अब ये क्या कि खाली खुली सिर्फ खैरियत पूछ ले। दवा दारू के साथ साथ खाने पीने, फल फ्रूट, हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। अम्मा ने चचाजान की प्लेट में पापड़ी डालते हुए कहा। चचाजान का ध्यान तो गुलाब जामुनों की वजह से पापड़ी की प्लेट की तरफ गया ही नहीं था। उन्होंने पूरी पापड़ी मुंह में ठूंसते हुए गूं गूं की आवाज निकाली। अम्मा ने पानी का ग्लास भरकर सामने करते हुए बड़ी अपनाइयत से कहा, खैर, अपनों की खबरगिरी करने का अपना मजा है, सवाब अलहदा से मिलता है। खुश नसीब हैं वो खानदान जहां बुजुर्ग सलामत हैं। हमारे अब्बा तो मुश्किल से 60 के होंगे तो चल बसे, और अम्मा 62 बरस की होंगी कि दागे मफारकत दे गई। खिदमत का मौका ही नहीं मिला और चचा आंखों आंखों में चटपट हो गए। कोई खिदमत न ली, न बेटों से न बहुओं से, और ब्याही बेटियां कौन सी अपने ससुरालों से खिदमत करने आती हैं। और हम भतीजियों को तो अपने ससुरालों से फुर्सत नहीं मिलती थी कि अपने चचा को एक नजर ही देखाते। ज्यादा उम्र नहीं थी कि चचाजान की औलाद आजिज आ जाती। अब देख लें, आपकी बड़ी आपा माशाल्लाह 80-82 की तो होंगी, उस पर माशाल्लाह जबान ऐसी, तौबा तौबा। आए का लिहाज न गए की शर्म। बेचारी बहुएं आजिज ना आए तो क्या करें। ताया जान भी 2 बरस ही तो उनसे छोटे होंगे, उनसे 2-4 बरस छोटे आप हैं, मगर भाई बहनों की जबान में कोई फर्क नहीं था। चचाजान ने पानी हलक से उतारते हुए हूं हूं की आवाज निकाली। अम्मा ने नमक पारों की प्लेट उनकी तरफ खिसकाते हुए कहा, बहुत ज्यादा मीठा खाने के बाद सलोना खाना जरूरी होता है, वरना तबीयत खराब हो जाती है। चचाजान ने मुट्ठी भर नमक पारे मुंह में भरकर जल्दी जल्दी चबाने की कोशिश में साबुत ही निकल लिए तो उन्हें उच्छू ही लग गया। अम्मा ने टिश्यू पेपर का डब्बा सामने करते हुए कहा, वैसे सच पूछें चचाजान, हमारी सास मरहुमा भी अपने ससुराल से खुश नहीं थी। वो तो इंतकाल पर आप सब आ गए तो आना जाना हो गया, वरना अल्लाह मगफिरत करे उस जन्नती बीबी ने अपनी जिंदगी में ससुराल वालों को घर में कदम नहीं रखने दिया। चचाजान के हलक में अभी भी नमक पारों के सख्त किनारे चुभ रहे थे और वो हूं हूं करते हुए अपनी सांस बराबर करने में लगे हुए थे। आंखों के किनारे टिश्यू पेपर से साफ करते हुए उन्होंने बहू की सिमत देखा। किस मोहब्बत से बहू सास को जन्नती बीबी कह रही थी। साथ अब्बा मियाँ भी अपनी अम्मा के जिक्र पर आप दीदा हो रहे थे। एक वो थे, एक झटके में वो सारे वाकयात आहो फुगा याद आ गए थे। अब्बा मियाँ ने दरिया का रुख मोड़ने के लिए बेगम से कहा, बेगम चचाजान के लिए चाय का कह दें, अभी मंगवाती हूं। ये कहती हुई बावर्ची खाने की समत बढ़ गई। चचाजान ने मौका मिलते ही भतीजे के कान ले लिए। मियाँ, क्या गूंगे का गुड़ खाकर बैठे थे? दुल्हन हमारे सारे खानदान की उम्रें गिनवा कर गई हैं। बिल्कुल अपने अब्बा पर गए हो, वो भी बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाते थे। अब माशाल्लाह हमारे खानदान में उम्रें लंबी हो तो क्या इजराइल को खुद जाकर 7वें आसमान से ले आए कि आओ हमारी रूह कब्ज कर लो। अब्बा मियाँ ने घबराकर बावर्ची खाने की समत देखा। आप भी तो हद करते हैं चचाजान, क्या जरूरत थी बेगम को गैर खानदान और गैर खून कहने की? चचाजान बोले, उन्होंने कुछ नहीं सुना था। अब्बा मियाँ बोले, वो सब सुन चुकी हैं और जो कुछ आप अब कह रहे हैं वो भी उन्होंने सुन लिया होगा। अम्मा जान मरहुमा की भी इसीलिए अपने ससुराल वालों से नहीं बनती थी, मगर हमारी बेगम ने सबके लिए दिल और घर कुशादा रखा हुआ है। अब्बा मियाँ चाहते थे कि अम्मा का दिल उनकी तरफ से साफ रहे, इसलिए आवाज कदरे बुलंद रखी।
अम्मा बावर्ची खाने से बाहर आकर चचाजान के सामने बैठते हुए बोली, बड़ी उम्दा चाय बनवाई है, अभी 10 मिनट में आ जाती है। इतने में आप कुछ और ले लें। नहीं दुल्हन, बस काफी है। उन्होंने मुंह बसूरते हुए अपनी तरफ से नाराजगी का इजहार किया, लेकिन वो हमारी अम्मा कहाँ के जरा भी नोटिस लें। कहने लगी, अरे हाँ चचाजान, आपने बताया नहीं कि हमने चौसे की पेटी भिजवाई थी, उसके आम कैसे थे? भाई माशाल्लाह, ताया जान की ये बात बहुत अच्छी है, कोई चीज भिजवाओ तो 10-10 बार शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपा जान और आप तो सौंठ की नास ले लेते हैं। इस बार तो रसीदी टिकट लगवा कर भिजवाऊंगी, कम से कम जवाब की तो उम्मीद होगी। चचाजान ने हल्की सी हूं की। अम्मा ने बाहर दरवाजे के साथ लगे बक्से की समत देखा, यानी मौसूफ रुकने के इरादे से आए थे, हफ्ता भर पहले से टलने के कहां थे। अरे हाँ, याद आया चचाजान, आपने पिछली बार सेबों की फरमाइश की थी, हमारी तरफ से तो मिले नहीं। बेचारा ड्राइवर एम्प्रेस मार्केट से लेकर आया है, शाम को चलते वक्त आपके साथ कर दूंगी। ड्राइवर आपको छोड़ आएगा, अब कहां आप धूप में वापस जाएंगे। लांडी को यहां तो धरा नहीं, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, मुझे तो ऊंघ आ जाती है रास्ते में। चचाजान ने कसमसाते हुए पहलू बदला, यानी बात पक्की हो गई थी कि शाम तक आपकी वापसी हो जाएगी। अब्बा मियाँ का फोन आ गया, वो माजरत करके उठ गए। अम्मा अब्बा मियाँ के पीछे चली गईं। अब्बा मियाँ ने कहा, बेगम हमको एक काम से जाना है, आप देख लीजिएगा, चचाजान किसी जरूरी काम का कह रहे थे। अब्बा मियाँ ने तो गेंद अम्मा के कोर्ट में डाल दी थी। अम्मा ने उनके जाते ही मैदान संभाल लिया और वो गुंजीना हाय गिरा माया जो चचाजान की जेब से निकल कर नहीं दे पा रहा था, उसे बमुश्किल तमाम जेब से निकलवा कर ही दम लिया। चचाजान ने पर्चा अम्मा को पकड़वाते हुए कहा, हम तो चाह रहे थे कि भतीजा अपने भाई को अपनी फैक्ट्री में मुलाजमत दे देता, आखिर उनका खून है, उससे बढ़कर कौन ईमानदार हो सकता था। क्या? अम्मा को चचा के बेटे के गुनों का मालूम न था? गिनवाने लगती तो 72 निकलते, और चचाजान को तो फैक्ट्री में एक मुखबिर की जरूरत थी, वो भी पूरी हो जाती। मगर हमारी अम्मा परों पर पानी पड़ने की रवादार नहीं है। झट उन्हें दरखास्त वापस करते हुए बोली, अरे रखें चचाजान, इस मुई दरखास्त को पढ़ने की आपके भतीजे के पास फुर्सत कहां है, वो तो अपनी दराज में डालकर भूल जाएंगे। मैं अपने देवर को अपनी एक सहेली के मियाँ की फैक्ट्री में मुलाजमत दिलवा देती हूं। वो तो अपनी सहेली को फोन करने उठ गई और चचाजान अपना सा मुंह लेकर रह गए। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमने अब्बा को अम्मा मियाँ तक पहुंचने की सीढ़ी क्यों कहा था। अकलमंद बीवियां ऐसी ही होती हैं। हमारे यहां मर्द की हालत उस कोहलू के बैल की सी होती है जो अपने खानदान की जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में आंखों पर पट्टी बांधे घूमे चला जा रहा हो। जब तक कुंवारा रहता है मां बहनें उसे कमाऊ पूत के दर्जे पर फाइज रखती हैं, और शादी के बाद बीवी उस पर कमाऊ शौहर का बोर्ड लगा देती है। अक्सर तो शादी के बाद बेचारे की हालत गेंद जैसी हो जाती है कि कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, और अगर खानदानी मामलात उलझे हुए हों तो बेचारा गया काम से। हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है जो ना घर का रहता है ना घाट का। अब अगर हमारी अम्मा ने अब्बा मियाँ को खानदानी फिक्रों से आजाद कर रखा है तो ये अम्मा की इजाफी खूबी हुई। कोई उन्हें कुछ भी कहे, हमारे अब्बा मियाँ तो खुश हैं।